हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर आर के टीवी मेडाटॉनिक के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड को क्या कहते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एलोपैथिक मेडिसिन कौन से होते हैं, कौन से इंजेक्शंस होते हैं, कौन से सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। टाइफाइड इज ऑल्सो कॉल्ड एंटेरिक फीवर, इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स एंड हेडेक। यानी कि इसे एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स और हेडेक के जरिए आप इसे पहचान सकते हैं। अब अगर ईटियोलॉजी की बात करें तो देखिए, ईटियोलॉजी यानी कि कॉजेज क्या होते हैं। बैक्टीरिया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका कॉज होता है, कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, जिसे साल्मोनेला टाइफी वाइल पैराटाइफी कॉज्ड बाय साल्मोनेला पैराटाइफी ABC। अब यहाँ पर देखिएगा, ये साल्मोनेला पैराटाइफी और टाइफी जो बैक्टीरिया होते हैं, इनके द्वारा ये फैलता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, कैसे फैलता है, कैसे आपके बॉडी में जाता है, तो देखिए, ओरोफिकल रूट थ्रो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर हाउस फ्लाई इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इन्फेक्शन। यानी कि जो हाउस फ्लाई होती हैं, जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं, जो आपका कंटामिनेटेड पानी है, कंटामिनेटेड खाना है, उसके ज़रिए ये आपके पेट में चला जाता है और वहाँ पर जाकर के ये इन्फेक्शन करता है। अब आगे से पैथोफिजियोलॉजी में थोड़ा और डिटेल में समझिएगा किस तरीके से ये फैलता है। तो देखिए, पैथोजेनिक salmonelli ingested in food survive passage through the gastric acid barrier and invade the mucosa of the small and large intestine and produce toxins. Invasion of epithelial cells stimulate the release of pro-inflammatory cytokines विच इंड्यूस अन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। अब देखिए, ये आपके खाने के द्वारा गया, खाने के द्वारा जाने के बाद आपके आंतों में पहुंचेगा, वहां पर ये कैसे केमिकल्स को रिलीज करता है जो इन्फ्लेमेटरी होता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो देखिए, फर्स्ट वीक में क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। ऑनसेट मे बी इंसाइडियस विथ हेडेक एंड फीवर, स्टेबलडर फीवर लो इन मॉर्निंग इंक्रीज एट नाइट। स्टेबलडर फीवर क्या होता है, सुबह तो कम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे इवनिंग होती जाएगी, नाइट होगी, तो बढ़ जाएगा। बॉडी एक्स, हाथ पैरों में दर्द, मेलास, थकान, गले में थ्रोट, गले में खराश रह सकती है, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी। GIT सिम्टम्स आपको मिलेंगे, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया बच्चों में देखने को मिलता है, वोमिटिंग जैसी इच्छा होना मरीज की या वोमिटिंग हो जाना, ये फर्स्ट वीक में होता है। यानी कि आपको जब इन्फेक्शन होता है उसके फर्स्ट वीक में आपको ये वाले क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। सेकेंड वीक में इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो अलग होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने पहले समझा था कि ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, पेशेंट को ये बना रहता है। सेकेंड वीक में अगर हम बात करें तो एडवांस सेकेंड वीक, टेम्परेचर हाई, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 103 से 104 फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर बढ़ता है सेकेंड वीक में। स्प्लीन बिकम पाल्पेबल, यानी स्प्लीन में स्वेलिंग होगी, टेंडर हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन रिप्लेस ऑन डायरिया एब्डोमिनल डिस्टेंसेस, कॉन्स्टिपेशन उस मरीज को हट जाएगा लेकिन डायरिया हो जाएगा पेशेंट को और पेट फूल जाएगा। रैसेस उसको देखने को मिलेंगे, रोजी स्पॉट रैसेस अपीयर ऑन अपर एब्डोमेन एंड बैक। आपको देखने को कई बार आपने देखा होगा, बेसिकली जब मरीज को टाइफाइड होता है, टाइफाइड को मौती जरा भी कहते हैं, तो जब भी मरीज को मौती जरा टाइफाइड होता है, उसको उसके अपर एब्डोमेन पर आपने देखा हो रैसेस देखने को मिलते हैं, रोजी स्पॉट देखने को मिलता है, वो सेकंड वीक में देखने को मिलेंगे। यानी कि जब मरीज को फर्स्ट वीक खत्म हो जाएगा, जब सेकंड वीक स्टार्ट होगा, तब उस मरीज को वहाँ पर सेकंड वीक में रोजी स्पॉट देखने को मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर होता है। अगर हम तीसरे वीक की बात करें तो डिक्लाइन, यानी कि ये देखिए, इंक्रीज टॉक्सीमिया, ब्लड पॉइजनिंग बाय टॉक्सिन्स फ्रॉम अ लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, थर्ड वीक में क्या हो रहा है, टॉक्सीमिया हो रहा है, पेशेंट को ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि लोकल बैक्टीरियाज वहाँ पर इन्फेक्टेड कर रहे हैं। इंटेस्टाइनल हीमरेज मरीज को हो सकता है, आंतों के अंदर उसको खून बह सकता है, उसको ब्लीडिंग हो सकती है, परफोरेशन हो सकता है, पेशेंट में पास इनटू कम। तो यहाँ पर देखिए, थर्ड वीक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट को सेकंड वीक में ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, फर्स्ट वीक में ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन बहुत तेज होते हैं। आगे हम समझेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, इसे भी हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर थर्ड वीक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड वीक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर रोजी स्पॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे पेशेंट में, और अगर आप पहचान लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट उसी टाइम पर हो सकता है।
अगर हम 4th वीक की बात करें तो देखिए कन्वर्जेंस, यहाँ पर देखिए इट्स अ रिकवरी फेज। इन दिस स्टेज फीवर सबसाइड एंड पेशेंट रिकवर टू नॉर्मल कंडीशन। ये एक रिकवरी फेज होता है कि पेशेंट को चौथे वीक में धीरे धीरे आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि उसका इन्फेक्शन जो होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। उसका इन्फेक्शन धीरे धीरे जब कम हो जाएगा तो पेशेंट को आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्लिनिकल फीचर्स के हमने समझा, फर्स्ट वीक में समझा, सेकंड वीक में समझा, थर्ड वीक में समझा, फोर्थ वीक में समझा। सेकंड वीक एंड थर्ड वीक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट को जहाँ पर आप पेशेंट को आसानी से सेकंड वीक में पहचान सकते हैं कि उसको अपर ट्रंक पर रोजी स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, स्टेप ब्लडर फीवर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो देखिए इंटेस्टाइन में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हीमरेज पेशेंट को हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, मरीज को अंदर ही अंदर खून बह सकता है, खून निकल सकता है, राइट। सेप्टिमिक फोका हो सकता है, जैसे कि कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है पेशेंट को, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, नेफ्राइटिस एंड निमोनिया जैसी कंडीशंस भी पेशेंट को बन सकती है। यानी कि अगर टाइफॉइड को प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया जाए, अच्छे तरीके से उसको अगर नहीं मेडिसिन दी जाए पेशेंट को, तो पेशेंट को ये कॉम्प्लिकेशंस बन सकते हैं। या तो उसको ब्लीडिंग हो जाएगी पेशेंट को, या फिर ये इन्फेक्शन हो जाएंगे जैसे दिमाग की सूजन होना, हार्ट में सूजन होना, ठीक है, नेफ्राइटिस होना यानी कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स की सूजन होना, निमोनिया होना, फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाना, ओस्टियोमाइलाइटिस हो जाना, हड्डियों के इन्फेक्शन हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कौन सी जांचें आप इसमें करवा सकते हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए ब्लड कल्चर, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टेस्ट होता है ब्लड कल्चर, जिसमें अगर हम अदर टेस्ट के बारे में बात करें तो देखिए वोन मेरो एग्जामिनेशन, जिसमें स्टूल कल्चर पॉजिटिव इन सेकंड वीक। देखिए अगर आप इन्वेस्टिगेशन में वोन मेरो करा रहे हैं, वोन मेरो एग्जामिनेशन स्टूल कल्चर पॉजिटिव अगर आप करा रहे हैं तो इसमें सेकंड वीक में आपको देखने को मिलेगा। अब टाइफाइड डॉट की अगर हम बात करें तो IgM एंटीबॉडीज इंडिकेट एक्यूट इन्फेक्शन वाइल IgG इंडिकेट क्रॉनिक। अगर किसी को IgM पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि उसको एक एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, हाल फिलहाल में इन्फेक्शन हुआ है। और अगर IgG पॉजिटिव आता है इसका मतलब उस मरीज को क्रॉनिक इन्फेक्शन, उसको लंबे समय से इन्फेक्शन चला आ रहा था। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आप सभी के लिए हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन हमने समझा। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, क्योंकि ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पेशेंट। मैनेजमेंट पे अगर हम बात करें तो देखिए मैनेजमेंट में जनरल मैनेजमेंट होता है जिसमें बेड रेस्ट यानी कि आराम करना है मरीज को, बैलेंस डाइट, उसको खाने पीने की डाइट की जो प्रॉपर तरीके से बैलेंस उसको देना है, लिक्विड इनटेक उसको बढ़ा देना है, माउथ वॉश उसका प्रॉपर तरीके से कराना है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है जिसमें फीवर का ट्रीटमेंट, जिससे एंटीपायरेटिक टैबलेट्स होते हैं जिससे पैरासीटामोल कहते हैं, उससे पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है, उसे दे सकते हैं। एंटी डायरियल में जैसे कि लोप्रामाइड है, एपेटाइट स्टिमुलेंट दे सकते हैं उसको भूख बढ़ाने के लिए, और एंटी एमेटिक जिसको उल्टी हो रही है तो उल्टी की दवा दे सकते हैं। रिहाइड्रेशन, अगर फ्लूइड की कमी है दस्त लगने की वजह से तो उसको रिहाइड्रेट यानी कि RL वगैरह दे देते हैं। तो यहाँ पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और जनरल ट्रीटमेंट है, जनरल मैनेजमेंट एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम समझ रहे हैं। अब यहाँ पर मेडिसिनल ट्रीटमेंट समझेंगे। मेडिसिनल ट्रीटमेंट क्या क्या होता है ऐसे पेशेंट के लिए, तो देखिए यहाँ पर एंटीबायोटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर किसी पेशेंट को मेडिसिनल सिस्टम में अगर आपको देना हो टाइफॉइड का ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स में भी क्या, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन में भी कितना mg दे सकते हैं आप, 500 से 750 mg BD दिन में 2 बार, सुबह शाम को खाना खाने के बाद आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके अलावा और सेफ्ट्रियोक्सोन 1 ग्राम BID यानी कि सुबह एंड शाम को एडल्ट डोज है, ये याद रखें आप। बच्चों के लिए ये डोज नहीं है, बिल्कुल भी ये बच्चों का डोज नहीं है, एडल्ट डोज है। एडल्ट में सेफ्ट्रियोक्सोन यानी कि मोनोसेफ इंजेक्शन, मोनोसेफ 1 ग्राम आप पेशेंट को आपके डॉक्टर दे सकते हैं। अब यहाँ पर इन केस ऑफ रेजिस्टेंट टू सिप्रोफ्लॉक्सासिन देन एजिथ्रोमाइसिन, यहाँ पर अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन पेशेंट को रेजिस्टेंस कर जाता है, पेशेंट को काम ही नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में पेशेंट को एजिथ्रोमाइसिन भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ और भी ड्रग चॉइस हैं, यहाँ पर और भी अलग एक मैनेजमेंट है जिसको हम और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में भी आपको समझ में आ गया होगा सेफ्ट्रियोक्सोन। और कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको स्वेलिंग वगैरह हो जाता है तो उनको डेक्सामेथोसन भी पेशेंट को दिया जाता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट में देखिए एंटीबायोटिक में सिप्रोफ्लॉक्सासिन पेशेंट को दे सकते हैं आपके डॉक्टर, ओफ्लॉक्सासिन है, सेफ्ट्रियोक्सोन है, एजिथ्रोमाइसिन है, क्लोरामफेनिकॉल है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफ्ट्रियोक्सोन एंड सिफोटैक्सिम भी पेशेंट को दिया जा सकता है सीवियर कंडीशन में। अब यहाँ पर डोजेस यहाँ पर ये दिए हुए हैं, ये डोजेस आपके डॉक्टर्स के द्वारा दिए जा सकते हैं और आपको ये जानकारी होना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर देखिए जो डोजेज हैं वो अलग हैं। सेफ्ट्रिओक्सेन की अगर हम बात करें तो 2 से 3 मिलीग्राम ओडी फॉर 7 to 14 डेज पेशेंट को दिया जा सकता है आईवी, और यहाँ पर आप 25 से 50 mg पर केजी ओडी के हिसाब से पेशेंट को दे सकते हैं, राइट। यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन जो है वो 1 ग्राम डे 1 में दें, उसके बाद में फिर 500 mg ओडी दें, उसके 7 से 14 दिन के लिए पेशेंट को दे सकते हैं। यहाँ पर आप 1 से लेकर के डे 1 में 12 mg पर केजी एंड डे 2 से आप उस मरीज को डे 2 से 5 डेज तक 6 mg पर केजी के हिसाब से पेशेंट को दे सकते हैं, राइट। यहाँ पर इसी तरीके सीवियर अगर किसी को होता है, सीवियर अगर किसी को टाइफाइड होता है तो ये वाला फॉलो चार्ट हम करते हैं पेशेंट के लिए। ये आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।